अगर अगर बॉडी रेस्ट पे है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन कब लगेगा? जब बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स लगाएंगे, और फोर्स के लगाने से बॉडी चल नहीं पा रही। मान लेते हैं हमने अप्लाइड फोर्स हटा दिया तो फ्रिक्शन नहीं आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब अप्लाइड फोर्स ही हमने हटा दिया तो बॉडी तो चलने की कोशिश भी नहीं कर रही। अगर हाँ हमने मान लिया फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर पाई, जरूरी थोड़ी है कि मूव कर जाए, भारी बॉडी है, मूव नहीं कर पाई, तो इस अप्लाइड फोर्स की वजह ने क्या काम किया? अप्लाइड फोर्स ने इस बॉडी को चलाने की कोशिश की, बॉडी ने टेंड्स टू मूव, चलने की कोशिश करी, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, जिसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? जब बॉडी एक्चुअल में मूव ना करे लेकिन मूव करने की कोशिश करे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि अगर किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी मूव नहीं कर रही, बट इट टेंड्स टू मूव, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम अप्लाइड फोर्स खत्म कर दें, हटा दें, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा? तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तभी तक काम करेगा जब तक बॉडी पर फोर्स लग रहा है एंड बॉडी टेंड्स टू मूव। पहला हमने बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पे बढ़ जाता है, और हाँ, और अगर अप्लाइड फोर्स हम कम कर देंगे तो स्टैटिक, यानी कि एफ स्टैटिक इस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स अपॉन अप्लाइड फोर्स। पहला पॉइंट आ गया हमारे। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस बात पे डिपेंड कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पे। अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, कम करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसीलिए हम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन increases or decreases with applied force। तो इट इज सेल्फ एडजस्टिंग, इसलिए हम इसको सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करता है? जब बॉडी पे अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाते जाएं, अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाएं, अप्लाइड फोर्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये 50 किलोग्राम की बॉडी है, और हमने अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन का लगाया, फिर 3 न्यूटन का लगाया, फिर 4 न्यूटन का लगाया, बढ़ा रहे हैं, लेकिन बॉडी अब भी मूव नहीं कर रही, स्टिल बॉडी इज एट रेस्ट। तो यहां पर कौन सा फोर्स आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक काम करेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पर 2 न्यूटन का जब फोर्स लगाया तब भी बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी,
स्टैटिक फ्रिक्शन तब भी आएगा। जब आपने बढ़ा के 4 न्यूटन का फोर्स कर दिया, बॉडी अब भी रेस्ट पे है बट टेंड्स टू मूव, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ गया। लेकिन अगर हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसा फोर्स आएगा जहां पर बॉडी बिल्कुल चलने वाली होगी, एट द वर्ज ऑफ मोशन। जैसे मान लिया 6 न्यूटन का वो फोर्स लगाने पर बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे आ गई, वर्ज ऑफ मोशन पे आ गई। यानी वर्ज ऑफ मोशन का मतलब कि अब बिल्कुल चलने वाली है। अगर 6 न्यूटन से 6.1 भी लगा दिया, बॉडी मूव कर जाएगी। इसका मतलब, और बॉडी मूव कर गई तो स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू। इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या कहलाएगा? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मीन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करता है? व्हेन बॉडी इज एट वर्ज ऑफ मोशन, वर्ज ऑफ मोशन पे हो, उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लिमिटिंग। इसका मतलब ये कह सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक, क्योंकि उसके बाद स्टैटिक खत्म हो जाएगा, बॉडी चलने लगेगी, काइनेटिक शुरू हो जाएगा। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिट इसकी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम लिमिट है, स्टैटिक खत्म हो जाएगा, बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे थी, चलने ही वाली थी 6 न्यूटन के फोर्स पे। अगर हमने 6.1 न्यूटन का भी लगा दिया, 6.1 न्यूटन का भी लगा दिया, तो ये मूव करने लगेगी। और जब बॉडी मूव करने लगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन कंसीडर नहीं होगा। तो कंसीडर कौन सा होगा? जब बॉडी मूव करेगी तो काइनेटिक या डायनामिक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं तो बॉडी चलने की कोशिश करती रहेगी, टेंड्स टू मूव, और एक पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स पर बॉडी बिल्कुल वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी, चलने वाली होगी। उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो अब आपको पता होना चाहिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? स्टैटिक से, या बराबर हो सकती है बस, मैक्सिमम। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, एफ लिमिटिंग अपॉन एफ स्टैटिक, इसका रेशियो बताओ। तो कितना आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे आपको पता है कि स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड हमेशा वेलोसिटी के या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी। अब नहीं हो सकती, क्योंकि वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड और वेलोसिटी का जो रेशो है वो क्या आया? ग्रेटर देन 1 आया। ऐसे ही आपको पता है डिस्टेंस हमेशा
डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो वेक्टर से ज्यादा ही होती है हमेशा। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज्यादा होगी या बराबर होगी। स्पीड कभी भी वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। तो इसका रेशियो अगर हम वेलोसिटी को नीचे ले जाएं, स्पीड अपॉन वेलोसिटी क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऐसे ही डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या इक्वल, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ही पूछ सकते हैं, एफ लिमिटिंग और एफ स्टैटिक का रेशियो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, तो आप कहेंगे ग्रेटर देन 1। इसके बाद तीसरा आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। नाम से पता लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब बॉडी वास्तव में मूव करेगी। जब बॉडी चलने लगती है, मूव करने लगती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आएगा ये। तो मूव करते समय जो अपोजिंग फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी, पहली कंडीशन क्या आई, फोर्स अप्लाई किया बट बॉडी इज नॉट इन मोशन, बॉडी टेंड्स टू मूव, टेंड्स टू मूव, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा दैट इज स्टैटिक। अगर अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो बॉडी और ज्यादा मूव करने की कोशिश तो करेगी, और एक पर्टिकुलर फोर्स पे ये वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी। यानी अगर हमने उसके बाद जरा सा भी फोर्स अप्लाइड बढ़ाया तो बॉडी चल पड़ेगी। जिस समय बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे हो उस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद क्या हुआ, बॉडी चल पड़ी, तो काइनेटिक आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। तो ये तो हमने इसके बारे में बता दिया, तीनों तरीके के फ्रिक्शन के बारे में क्या है इस तरीके से। अब देखिए, अगर हम इसकी ग्राफ वेरिएशन को स्टडी करें, वेरिएशन इन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के साथ, ये आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ले लिया, ये आपने अप्लाइड फोर्स ले लिया, तो कैसा ग्राफ बन रहा है, शुरू में अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर, शुरू में अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पे कौन सा फ्रिक्शन आया था, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बताया था कि अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पे बढ़ता है, यानी स्ट्रेट लाइन आ गया ओ से ए तक, क्योंकि शुरू में कौन सा फ्रिक्शन स्टार्ट होगा, स्टैटिक। अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, लेकिन जरूरी थोड़ी है बॉडी मूव करे, बॉडी रेस्ट पे है, तो उस पे कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और अभी हमने बताया स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। फिर स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट आएगी, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी, जस्ट गोइंग टू मूव, यानी कि ये मान लिया इसकी मैक्सिमम लिमिट दिखा दी हमने, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म होने के बाद क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, बॉडी चलने लगेगी, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता है।
काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें कि काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ये लाइन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की आ गई। ओ से ए तक या ओ से बी तक स्टैटिक फ्रिक्शन है। बी इज द पॉइंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बी जो है इट इज द पॉइंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट खत्म हो जाएगी, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होगा, बॉडी पे चलने लगेगी, तो कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन। और आपने क्या नोट करा कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स चाहे कितना ही बढ़ाते रहो, अप्लाइड फोर्स के बढ़ाने पर काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। कहां से कहां तक, ओ टू बी। दूसरी बात, बी कौन सा पॉइंट दिखाया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और उसके बाद फिर काइनेटिक, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फोर्स। एक नंबर में क्वेश्चन बन गया, पता लगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे या नहीं करता है, तो डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए सीधी की लाइन आ रही है। अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई चेंज नहीं आया, पहले भी इतना ही था, बाद में भी इतना ही है। तो ये ग्राफ है इसके बीच में। अब आते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या है, सबसे पहला लॉ, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे अगर ये बॉडी, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब बॉडी चल रही होगी, या बॉडी रुकी हुई होगी, या बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे होगी। तीन ऑप्शन आ गए तुम्हारे पास कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे होगी, उस टाइम काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज वेट, बॉडी का वेट है, और वेट नीचे को है तो ऊपर की तरफ रिएक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी जगह पे कांस्टेंट आ गया म्यू आर। दिस म्यू इज कॉल्ड, म्यू क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या बना, एफ लिमिटिंग अपॉन आर। ये भी फोर्स है न्यूटन, और बच्चों ये भी फोर्स है न्यूटन, यानी कि यूनिट लेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो पहला लॉ क्या है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है, वेट इसका mg नीचे की तरफ आ गया, इसकी रिएक्शन आर ऊपर की तरफ आ गई। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो म्यू आ गया, म्यू कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब दूसरा लॉ क्या है कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड
अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, ये जो दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रही हैं, जैसे हमने ये इसके ऊपर चला रहे हैं तो ये देखो एक तो इसकी सरफेस हो गई और एक हाथ की सरफेस, तो ये कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तीसरी बात, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है भाई? डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इस पे डिपेंड करता है कि वो जो दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही हैं वो किस टाइप की नेचर की हैं, वो रफ है, स्मूथ है, प्लेन, कैसी है। और चौथा है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, मटेरियल ऑफ द सरफेस। जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है उसका मटेरियल कैसा है, चार बातों पे फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। एक तो नॉर्मल रिएक्शन पे, एक ये किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं करता। फ्रिक्शन जो है, जनरल फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया आपस में कांटेक्ट पे आ रहा है। इसीलिए तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग से। लेकिन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे हो, चलने ही वाली हो, वो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां पे डिपेंड करेगा? एक तो नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आ रही हैं उनकी नेचर कैसी है। नेचर का मतलब कि वो स्मूथ है, रफ है, जरूरत से ज्यादा स्मूथ है, एक मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही आता है इसमें कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहली बात, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक तो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही है उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। और दूसरा मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। देखिए तो क्या बताया मैंने कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करेगा? एक तो नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट और एक मटेरियल ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में आ रहा है उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा
चलिए, अब आता है, ये तो सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं, ऑप्शन आपके होंगे ही, आपको अगर एक बार भी पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाए। अब आता है इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है, ये बॉडी जो है ना, दिस इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। अब क्या होता है, नीचे की तरफ तो इसका वेट आ गया, चलो वर्ज ऑफ मोशन पे जब होती है बॉडी, तो कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन फोर्स लगता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है तो उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मान लिया चलती इधर की तरफ, इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स है, तो वर्ज ऑफ मोशन पे और लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये इसकी आ गई नॉर्मल रिएक्शन, वेट के अपोजिट। अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये आपने एक पैरेललोग्राम बना लिया ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये हो जाएगा डायगोनल। दिस इज द रिजल्टेंट। किस किस के बीच का रिजल्टेंट है ये? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन, ये रही नॉर्मल रिएक्शन, जितना एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जिस समय बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे है उस टाइम उसके ऊपर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है। ये वेट हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई। नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर मैं इसको O ले लूं, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, इसको मैं A ले लूं, इसको मैं B ले लूं, तो टेन थीटा ट्राइंगल में कैसा हो गया भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया OA। और अगर आप ध्यान से देखो तो AB जो है वो इसके बराबर है, ये जो था एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग यहां से यहां तक था, तो ये ऊपर ए बी की जगह तो आ गया, तो ए बी की जगह तो आ गया ये एफ लिमिटिंग, और ओ ए की जगह, ओ ए की जगह आर, और एफ अपॉन आर क्या होता है? एफ लिमिटिंग हो गया म्यू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल, यानी टेन थीटा आ गया म्यू के बराबर। और कौन सा म्यू? लिमिटिंग। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसका टेंजेंट कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन देता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैंने क्या बताया कि रिजल्टेंट, किस किस का रिजल्टेंट?
किस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे हो उस टाइम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, इनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट यही तो हो गया बीच में पैरेललोग्राम लॉ से, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा देखूं तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस ओ ए, और ए बी जो है वो इसके सामने बराबर होगा एफ लिमिटिंग के, और ओ ए जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन आर, और एफ क्या होता है म्यू इंटू आर से आर कैंसिल हो गया, tan थीटा म्यू लिमिटिंग आ गया। यानी कि टेंजेंट ऑफ किसका एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या देता है हमें, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आता है इसमें दूसरा एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज एंगल अल्फा क्या होता है, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, बच्चों रिज्वाइन कर लेना, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। अब अगर हम ये एंगल बढ़ाते चले जाएं तो एक मिनिमम एंगल ऐसा आएगा जब ये बॉडी वर्ज ऑफ मोशन पे आ जाएगी, ठीक फिसलने वाली होगी, वो मिनिमम एंगल मैक्सिमम नहीं है, दैट मिनिमम एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई बॉडी जैसे जैसे ये मैं बढ़ाता जा रहा हूं, क्या होगा, एक एंगल ऐसा आएगा जब